फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। इस चैप्टर में हम लोग ये जानने वाले हैं कि ब्रिटेन से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो व्यापार करने के लिए आई थी और किस प्रकार से उनका जो ध्यान है वो व्यापार से एक साम्राज्य की तरफ बढ़ा और किस प्रकार से वो इंडिया की जो टेरिटरी है उसको धीरे धीरे व्यापार के बजाय हथियाने लगे। तो चलो, ये वीडियो जो है बहुत ही शानदार होने वाला है और इसमें हमारे हिस्ट्री से जुड़ी हुई बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हम लोग पढ़ते हैं। तो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मुगल रूलर्स जो थे उनमें जो अंतिम पावरफुल रूलर था वो था औरंगजेब। उसने लगभग इंडिया के हर एक हिस्से पे अपना कंट्रोल कर रखा था और 1707 में उसकी डेथ के बाद में जितने भी मुगल गवर्नर्स थे, जिन्हें सूबेदार या बड़े जमींदार कह सकते हैं, उन्होंने क्षेत्रीय इलाकों के अंदर अपनी पकड़ को धीरे धीरे मजबूत कर लिया। अब जब क्षेत्रीय इलाकों में अलग अलग लोग इतने अधिक प्रभावशाली हो गए तो दिल्ली जो राज है उसका इतना प्रभाव पूरे इंडिया पे नहीं रहा। और 18th सेंचुरी की सेकेंड हाफ की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में एक नई प्रकार की पावर का आना हुआ और वो जो पावर थी वो थी ब्रिटिश लोगों की। क्या आपको पता है कि ब्रिटिश लोग वास्तव में यहाँ पे जब आए थे तो उनकी शुरुआत बहुत छोटी थी और वो केवल व्यापार के इरादे से यहाँ पे आए थे। उनकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि वो इंडिया को अपनी टेरिटरी या अपनी कॉलोनी या अपना साम्राज्य बना ले। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे किस तरह से उनके विचार बदलते गए और किस प्रकार से उन्होंने इंडिया को अपना एम्पायर बना लिया, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। औरंगजेब के बाद में कोई भी मुगल रूलर, जैसा कि मैंने आपको बताया, पावरफुल नहीं था। तो धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किया कि जब 1857 में जो बहुत बड़ा आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था तो उस समय जो मुगल रूलर थे बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया और उनके जो बेटे थे उन सबको मार दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो वहां से आई थी, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड के जो रूलर हैं वहां से एक चार्टर, चार्टर का मतलब घोषणा पत्र प्राप्त किया जिसपे क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के साइन थे और उसमें उन्हें पूरी तरह से अधिकार दिया गया था कि वो ईस्ट में जो है व्यापार कर सकते हैं। इसका मतलब ये था कि और कोई जो ट्रेडिंग ग्रुप है वो इंग्लैंड के अलावा वहां पे व्यापार नहीं कर सकता था। लेकिन इस चार्टर के लागू होने के बावजूद बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे जो यहाँ पे व्यापार करना चाहते थे। इस चार्टर के साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी ओशियंस को पार करके नई नई जमीन पे अपना कब्जा करना चाहती थी। वो ऐसी जगह चाहती थी जहाँ पे सस्ता माल खरीदा जा सके और उन्हें यूरोप में बहुत महंगी कीमतों में बेचा जा सके और वहां पे कंपनी को किसी और कंपटीशन का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। उस समय जितनी भी मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज थी वो सब क्या करती थी, एक दूसरे के कंपटीशन से बच के अपना मुनाफा कमाया करती थी। मर्केंटाइल का मतलब होता है व्यापारी। तो यहाँ पे ये लोग चाह रहे थे कि वो इंडिया में आए, सस्ते में माल खरीदे और दूसरी जगह पे महंगे में बेचे और मुनाफा कमा ले। लेकिन ये जो रॉयल चार्टर है वो यूरोपियन पावर्स को ईस्टर्न मार्केट में आने से नहीं रोक सका। जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज यहाँ पे आता उससे पहले ही पोर्चुगीज जो है वो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में आ चुके थे और गोवा में अपना बेस भी बना चुके थे। वास्तव में वास्को डे गामा जो है, जो कि एक पोर्चुगीज एक्सप्लोरर थे जिन्होंने इंडिया के सी रूट को डिस्कवर किया था 1498 में, वो यहाँ पे आए थे। अर्ली 17th सेंचुरी में डच लोग जो है वो भी यहाँ पे व्यापार की संभावनाओं को तलाश करते हुए आए थे
और उसी के साथ में फ्रेंच जो व्यापारी है वो भी यहाँ आ गए। प्रॉब्लम ये थी कि सारी जो कंपनीज है वो एक ही प्रकार की वस्तु को खरीदना चाहती थी, और वो वस्तु क्या थी? इंडिया में प्रोड्यूस होने वाले कॉटन और सिल्क, जो कि बहुत ही फाइन क्वालिटी का था, और इसका यूरोप में बहुत बड़ा मार्केट था। और उसी के साथ साथ में पेपर, क्लोव्स, कार्डामोम, सिनेमोम, ये सब जो थी इंडियन प्रोडक्ट्स, इनका भी बहुत अधिक यूरोप में डिमांड थी। कंपटीशन हमेशा इसके कारण से हुआ करता था कि कौन इन्हें सस्ते दामों में खरीदे और महंगे दामों में बेच दे, ताकि अधिक से अधिक मुनाफा वो कमा सके। अपने व्यापारिक संस्थान को बढ़ाने का एक ही तरीका इनके पास में था कि हमारा जो प्रतिद्वंदी है उसको इस रेस से बाहर कर दो, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। यही भावना लेके सारी जो कंपनियां हैं वो अपना अपना विकास करने में लगी हुई थी, और इसी कारण से उनके बीच में खतरनाक युद्ध भी हुआ करते थे। और 17 और 18 सेंचुरी में वो लोग क्या करते थे? वो एक दूसरे के जहाज जो है उन्हें भी पानी में डुबो दिया करते थे, उनके रास्तों के बीच में समस्याएं खड़ी किया करते थे, और एक दूसरे को रोकने का पूरा प्रयास वो किया करते थे। इस प्रकार से जो व्यापार है उसमें हथियारों का प्रयोग भी होने लगा था, और इसी के साथ साथ में वो फोर्ट्स भी बनाने लगे थे। और जब बाहर के लोग इंडिया के अंदर इस प्रकार से फोर्ट्स बना के रहने लगे और वो व्यापार करने लगे, तो ये स्वाभाविक सी बात थी कि यहाँ के जो लोकल रूलर्स है उनसे उनका आमना सामना तो होना ही था। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि हमें पॉलिटिक्स को इस व्यापार से अलग रखना होगा। चलिए देखते हैं कि वो इस अपने प्लान में कामयाब हो पाए या नहीं हो पाए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो व्यापार है वो बंगाल में शुरू किया। पहली जो इंग्लिश फैक्ट्री है वो 1651 में हुगली नदी के किनारे स्थापित की गई। ये वो आधार स्तंभ था जहां से ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सारे काम को ऑपरेट किया करती थी। इस फैक्ट्री में एक वेयर हाउस था जहां पे गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट करने के लिए स्टोर किया जाता था, और उसी के साथ साथ में इसमें ऑफिसेज भी थे जहां पे कंपनी के अधिकारी बैठा करते थे। जैसे जैसे व्यापार बढ़ता गया तो कंपनी क्या है अपने साथी व्यापारियों को मनाने में लग गई, और जो और अन्य व्यापारी है वो भी वहां उनके साथ में आने लगे और वो फैक्ट्री के यहाँ शिफ्ट हो गए। 1696 तक उन्होंने क्या किया, वहां पे एक फोर्ट बना लिया, और इसके 2 साल बाद में ही उन्होंने मुगल अधिकारियों को बहुत बड़ी रिश्वत देके उस इलाके की जमींदारी के जो हक हैं वो 3 साल के लिए खरीद लिए। और उनमें से एक इलाका था कालीकटा, जो कि बाद में कैलकटा या कोलकाता के नाम से पहचाना जाता है। और इन्होंने क्या किया, मुगल एम्परर जो औरंगजेब था उस समय, उससे भी एक फरमान जारी करवा लिया, और उस फरमान के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वहां पे बिना किसी ट्रेड ड्यूटी के आराम से व्यापार कर सकती थी। और कंपनी ने क्या किया, ये जो फरमान वहां से मिला था उसका बहुत अधिक फायदा उठाना चाहा। इस फरमान में केवल इतना ही लिखा था कि उन्हें ट्रेड ड्यूटी जो है वो नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे जो कि धीरे धीरे यहाँ पे अपने प्राइवेट व्यापार को बढ़ा रहे थे, जिन्हें कि बाद में ड्यूटी देनी थी, उन्होंने इस ड्यूटी को देने से मना कर दिया। और इसके कारण से बंगाल में मुगल सरकार को रेवेन्यू का बहुत अधिक लॉस होना पड़ा, और इसके कारण से बंगाल के जो नवाब है उन्हें बहुत अधिक रेवेन्यू का नुकसान होने लगा। और बंगाल के जो नवाब थे वो उस समय मुर्शिद कुली खान थे, वो इस बात को नहीं सहन कर पाए और उन्होंने इसका विरोध कर दिया। तो अब जो है ये ट्रेड जो है, व्यापार जो है वो बैटल्स की तरफ आगे बढ़ने लगा। तो इसका मतलब व्यापार से युद्ध की तरफ ये घटनाएं बढ़ने लगी। अर्ली 18th सेंचुरी में
कंपनी और बंगाल के जो नवाब है उनके बीच में जो संघर्ष है वो और अधिक गहराता गया। औरंगजेब की डेथ के बाद में बंगाल के जो नवाब है उन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल किया और उन्होंने दूसरे जो क्षेत्रीय पावरफुल राजा थे उनको भी ऐसा ही करने के लिए कहा। मुर्शीद कुली खान, जिसके बाद में अलवर्दी खान आए और जिनके बाद में सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब बने, इन सब ने भी ऐसा ही करने का निर्णय लिया। वो बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे। उन्होंने कंपनी को किसी भी प्रकार की छूट देने से मना कर दिया और उन्होंने कंपनी को कहा कि अगर उन्हें यहाँ व्यापार करना है तो उन्हें पैसा देना पड़ेगा और वो किसी भी प्रकार के कोइंस को यहाँ नहीं बना सकते हैं और वो किसी भी प्रकार के फोर्ट्स को भी यहाँ नहीं बना सकते हैं। अब इस मुद्दे को लेके ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जो नवाब थे उनमें और अधिक संघर्ष बढ़ने लगा। बंगाल के जो नवाब हैं उन्होंने कंपनी पे धोखेबाजी के आरोप लगाए कि वो बंगाल की जो गवर्नमेंट है जिसे बहुत अधिक अमाउंट में रेवेन्यू मिलना चाहिए उसे मिलने से वो रोक रहे थे और खुद जो अंग्रेज हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण उन्हें जो टैक्स देना चाहिए वो भी वो नहीं दे रहे थे और इसके बजाय वो असम्मानीय पत्र लिख के नवाब और उनके ऑफिशियल्स का अपमान कर रहे थे। और कंपनी ने अपनी तरफ से ये घोषणा कर दी कि वो जो नवाब है उनकी मांगे अनुचित है और व्यापार में हम उन्हें किसी प्रकार का टैक्स ड्यूटी है वो नहीं देंगे, हमारे यहाँ टैक्स ड्यूटी हटा देनी चाहिए तभी हमारा व्यापार बढ़ पाएगा। और वो ये भी कहने लगे अगर हमें अपने व्यापार को बढ़ाना है तो हमें बड़े बड़े सेटलमेंट्स बनाने होंगे, गांवों को खरीदना होगा और फोर्ट्स भी हमें बनाने पड़ेंगे। इन सारी बातों को लेके बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों के बीच में संघर्ष हुआ और इसी के कारण से जो प्रसिद्ध बैटल ऑफ पलासी है उस युद्ध की नींव पड़ी। अब हम बैटल ऑफ पलासी के बारे में पढ़ेंगे। अलवर्दी खान जो है जो कि बंगाल के नवाब थे वो 1756 में इस दुनिया को छोड़ के चले गए। सिराजुद्दौला उनके बाद में बंगाल के नवाब बने। कंपनी जो है वो बहुत अधिक चिंतित हुई। वो ये चाहती थी कि हमें कोई ऐसा राजा बने जो पपेट यानी कठपुतली की तरह उनके लिए काम करता रहे और उन्हें हर प्रकार की छूट देता रहे। इसलिए उन्होंने क्या किया, सिराजुद्दौला का जो एक प्रतिद्वंदी था उसे ये लालच दिया कि हम आपको नवाब बना देंगे, आप हमारी सहायता करो। और इसी कारण से सिराजुद्दौला जो है वो बहुत अधिक नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हमारे पॉलिटिकल मामलों में दखलंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें किले नहीं बनाने दिया जाएगा और उन्हें रेवेन्यू भी पे करना पड़ेगा। काफी नेगोशिएशंस हुए लेकिन वो सारे फेल हो गए और नवाब ने क्या किया, 30,000 सैनिकों के साथ में इंग्लिश फैक्ट्री जो कि कासिम बाजार में थी उसकी तरफ मार्च कर दिया और वहां पे कंपनी ऑफिशियल्स को पकड़ लिया, वेयर हाउस को लॉक कर दिया, अंग्रेजों से सारे हथियार छीन लिए और उनके रास्तों को ब्लॉक कर दिया। उसके बाद में वो कलकत्ता चला गया जहां पे कंपनी का जो फोर्ट है उसमें भी अपना नियंत्रण वो स्थापित करना चाह रहा था। इस न्यूज को सुनने के बाद में कलकत्ता में जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे उन्होंने मद्रास में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में फोर्सेज जो है जिसमें नेवल फ्लीट भी थे जिससे नौसेना कहा जाता है वहां भेज दी। काफी समय तक उन्होंने मामले को सुलझाने का प्रयास किया लेकिन 1757 में अंततः रॉबर्ट क्लाइव जो है उन्होंने अपनी आर्मी को सिराजुद्दौला के सामने प्लासी के मैदान में प्रस्तुत कर दिया और प्लासी के मैदान में नवाब सिराजुद्दौला जो है वो पराजित हुए और इसका सबसे मुख्य कारण था उनका ही एक मुख्य कमांडर मीर जाफर, वो अंग्रेजों से मिल गया और उसने अंग्रेजों से युद्ध भी नहीं किया। क्लाइव जो है बहुत ही चालाक था, उसने क्या किया, उसने मीर जाफर से ये कहा कि सिराजुद्दौला को हटा के आपको यहाँ का नवाब बना दिया जाएगा।
इसलिए प्लासी के युद्ध को जीतने के बाद में अंग्रेजों ने ऐसा ही किया। तो ये वो पहला युद्ध था, बैटल ऑफ प्लासी, जहां पे अंग्रेजों ने पहली जीत दर्ज की और अपने साम्राज्य की नींव रखी। प्लासी के पराजय के बाद में सिराजुद्दौला को मार दिया गया, मीर जाफर को वहां का नवाब बना दिया गया। कंपनी जो है वो वहां के प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी। कंपनी का केवल अभी तक एक ही उद्देश्य था कि वो अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते थे, और इसके साथ में उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपने व्यापार को बढ़ाना शुरू कर दिया। अब कंपनी ने ये सोचा कि इस तरह के रूलर्स के साथ में वो अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता लगा कि ये तो और भी मुश्किल है, कि चाहे ये जो नवाब है ये कठपुतली की तरह हमारे लिए काम करे, परंतु हमेशा इन पे नियंत्रण रखना मुश्किल होगा, और इन नवाबों को अपने आत्मसम्मान को बचाए रखने के लिए अपनी जनता के सामने कुछ न कुछ अच्छे काम तो करने ही पड़ेंगे। अब कंपनी क्या करे? जब मीर जाफर ने धीरे धीरे विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटा दिया और उसकी जगह मीर कासिम को वहां का नवाब बना दिया। लेकिन जब मीर कासिम उनके विरुद्ध कंप्लेन करने लगा तो उसे बक्सर के युद्ध में, जो कि 1764 में हुआ, पराजित कर दिया और उसे बंगाल से बाहर निकाल दिया और मीर जाफर को वापस वहां स्थापित कर दिया। अब नवाब को यह कहा गया कि उन्हें 5 लाख रुपए हर महीने कंपनी को देने पड़ेंगे, और इससे कंपनी जो है अपनी लड़ाइयां, अपने व्यापार की जो डिमांड्स हैं और भी खर्चे हैं उन्हें आसानी से चला पाएगी। और इसी के साथ साथ में कंपनी और टेरिटरी और रेवेन्यू लेना चाहती थी। मीर जाफर जो है 1765 में मर गए थे। 1765 में मीर जाफर की डेथ के बाद में कंपनी का मूड बदल गया। कंपनी जो है अब कठपुतली नवाब के साथ में काम नहीं करना चाहती थी। अब कंपनी के लोगों ने सोचा कि हम खुद जो है वो नवाब बन जाएंगे। अंततः 1765 में मुगल एम्परर जो है उन्होंने क्या किया, बंगाल का जो प्रोविंस है उसका दीवान कंपनी को घोषित कर दिया, और इस दीवानी से उन्हें अनुमति मिल गई कि वो बंगाल से रेवेन्यू कलेक्ट कर सके, और इसके कारण से उनकी एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो सोल्व हो गई। अर्ली 18th सेंचुरी में उनका जो इंडिया के साथ व्यापार है वो काफी बढ़ गया। अब वो इंडिया से सामान को सस्ती मात्रा में खरीद सकते थे, और पहले उन्हें सामान को खरीदने के लिए ब्रिटेन से सिल्वर और गोल्ड लाना पड़ता था, और अब उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी। प्लासी के युद्ध के बाद में ब्रिटेन से गोल्ड का आना धीरे धीरे कम हो गया, और ये दीवानी का अधिकार मिलने के बाद में तो पूरी तरह से रुक ही गया। अब उन्हें बंगाल से इतना पैसा मिलने लगा कि वो अपने सारे खर्चे यहीं से निकालने लगे, और इसी की सहायता से वो अपने ट्रुप्स को मेंटेन करने लगे। अपनी बिल्डिंग्स का खर्चा और जितने भी ऑफिसेस थे और जितने भी फोर्ट्स उन्हें बनाने थे उनका सारा खर्चा वो आसानी से निकालने लगे। कंपनी ऑफिशियल्स जो है वो नबूब्स बन गए। नवाब का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन कंपनी के जो अधिकारी है जो कि यहाँ पे आए, उन्होंने पावर हासिल कर ली, उन्होंने बहुत सारा पैसा कमा लिया, और उनके मन में भी नवाब बनने के सपने आने लगे। और प्लासी के युद्ध के बाद में जो बंगाल के जो नवाब थे उनको अपनी जमीन को छोड़ना पड़ा था, उन्हें कंपनी के लोगों को बहुत सारे गिफ्ट देने पड़े थे। लेकिन इसके बाद में रॉबर्ट क्लाइव जो है उन्होंने बहुत सारा धन भी इकट्ठा कर लिया था, और वो यहाँ पे 1743 में आए थे जब उनकी एज 18 इयर्स थी, और 1767 में वो इंडिया को छोड़ के चले गए। तब उनके पास में $4,1102 की अमाउंट थी, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट उस समय हुआ करती थी, और 1764 में वो बंगाल के गवर्नर बने थे, और उन्हें कहा गया था कि वहां जो करप्शन है उसे वो हटाए। और 1772 में उनको क्रॉस एग्जामिन भी किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और उनके पास जो इतना धन था
उस पे भी ब्रिटिश पार्लियामेंट को बहुत अधिक शक हुआ था। हालांकि उन्हें इस आरोप से मुक्त कर दिया गया कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, लेकिन फिर भी उन्होंने 1774 में सुसाइड कर लिया था। कंपनी के और भी अधिकारी थे जो इस तरह से पैसा कमाना चाहते थे, लेकिन वो क्लाइव की तरह पैसा नहीं कमा पाए। बहुत सारे अधिकारी ऐसे थे जो युद्ध और अन्य घटनाओं में मारे गए, और कई अधिकारी ऐसे भी थे जो करप्ट और डिसऑनेस्ट भी नहीं थे। हालांकि उनमें से अधिकतम लोग यहाँ से बहुत अधिक पैसा कमाना चाहते थे और ब्रिटेन लौट के अच्छा जीवन जीना चाहते थे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर पाए। काफी लोग जो यहाँ से पैसा कमा के लेके गए वो इंग्लैंड में बहुत अच्छा जीवन जीते थे और अपनी धन संपदा को लोगों को दिखाया करते थे, और इन्हें इंग्लैंड में नबूब्स कहा जाता था, जो नवाब का इंग्लिश वर्जन है। और बाद में वहां के जो ड्रामा और प्ले जो होते थे उसमें भी इन लोगों पे कार्टून्स वगैरह बनाया जाता था और लोग उनकी हंसी उड़ाया करते थे। कंपनी का रूल जो है धीरे धीरे किस प्रकार से विस्तार होता गया। अगर 1757 से 1857 तक अगर कंपनी के रूल को हम लोग बारीकी से अध्ययन करें तो हम लोग जान पाएंगे किस प्रकार से कंपनी ने अपने रूल का विस्तार किया। कंपनी ने कभी भी किसी क्षेत्र के खिलाफ डायरेक्ट मिलिट्री अटैक नहीं किया। इसके बजाय कंपनी ने क्या किया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक तरीके इस तरह के इख्तियार किए जिससे वो एक किसी राज्य को हड़प सके। बक्सर के बैटल के बाद में कंपनी ने क्या किया, अलग अलग स्टेट्स में अपने रेजिडेंट अपॉइंट किए। वो पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट थे। उनका काम ये था कि वो कंपनी का जो क्षेत्र है उसको बढ़ाए, और धीरे धीरे इन अधिकारियों ने क्या किया, वहां के जो लोकल राजा थे उनके काम में दखलंदाजी करना शुरू कर दिया था। उन्होंने ये भी तय करना शुरू कर दिया कि आने वाले समय में राजा कौन बनेगा और कौन अच्छी अच्छी पोस्ट पे बैठेगा। और कभी कभी कंपनी जो है वो कई स्टेट्स को बाध्य करती थी कि वो सब्सिडियरी अलायंस, जिसे कि सहायक संधि कहा जाता है, वो भी साइन करे। और इस अलायंस के अनुसार इंडियन रूलर्स जो है उन्हें आजादी नहीं थी कि वो अपनी इंडिपेंडेंट आर्मी रख सकें। उन्हें कंपनी के द्वारा प्रोटेक्शन मिलेगी और इसका उन्हें पैसा देना पड़ेगा। और अगर इंडियन रूलर्स पेमेंट नहीं कर पाते थे तो उनकी टेरिटरी जो थी उससे पेनल्टी ली जाती थी। इसका एक उदाहरण था रिचर्ड वेलेस्ली, जो कि गवर्नर जनरल थे 1798 से 1805 तक। उन्होंने अवध के जो नवाब थे उनको फोर्स किया, उनको अपनी आधी टेरिटरी जो है वो कंपनी को देनी पड़ेगी। वो ऐसा करने में असक्षम रहे और फिर अंग्रेजों ने इस पे कंट्रोल कर लिया, और इसी प्रकार से अंग्रेजों ने हैदराबाद को भी हथिया लिया था। टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर, टीपू सुल्तान का नाम आप लोगों ने सुना होगा। आज उनके बारे में भी हम लोग इससे जानेंगे। कंपनी ने डायरेक्ट मिलिट्री ऑपरेशंस भी शुरू किए जब उन्हें लगता था कि हमारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है उन पे कोई खतरा है। ये हमारे सदर्न इंडियन स्टेट्स जो मैसूर है वहां देखने को मिला था। मैसूर जो है वो पावरफुल रूलर हैदर अली के नेतृत्व में बहुत अधिक शक्तिशाली बन गया था, और उनके जो पुत्र टीपू सुल्तान जो थे उनके नेतृत्व में ये और अधिक शक्तिशाली हो गया था। मैसूर का नियंत्रण था मलबार कोस्ट पे, जो कि एक बहुत ही व्यापारिक मुनाफेदार ट्रेड का स्थान था, जहां से कंपनी पेपर और कार्डमम खरीदा करती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने सैंडलवुड, पेपर और कार्डमम को एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया, और उसने लोकल मर्चेंट्स जो है उन्हें भी मना कर दिया कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई संबंध नहीं रखेंगे। और उन्होंने फ्रेंच लोगों से अच्छे रिलेशन रखे और धीरे धीरे अपनी आर्मी को भी मॉडर्नाइज कर दिया।
ब्रिटिश लोग ये जानकर बहुत अधिक क्रोधित हुए। उन्होंने हैदर अली और टीपू सुल्तान को एम्बिशियस, घमंडी और खतरनाक पाया और उन्हें लगा कि ये हमारे लिए खतरा हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने 4 युद्ध जो है मैसूर के साथ में किए और अंतिम युद्ध जो था द बैटल ऑफ सेरिंगपट्टम, उसी में कंपनी को जीत हुई और इसमें टीपू सुल्तान को मार दिया गया। और उसके बाद में मैसूर को पुरानी जो वहां की डायनेस्टी थी वोडियार्स, उनके पास एक सहायक संधि के रूप में छोड़ दिया गया। मराठास के साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध। लेट 18th सेंचुरी में कंपनी जो है धीरे धीरे मराठा पावर को भी कंट्रोल करना चाह रही थी और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो 1761 में हुआ, उनमें मराठा की पराजय के बाद में मराठा का जो दिल्ली तक पहुंचने का जो सपना था वो टूट चुका था। वो अलग अलग स्टेट्स में बढ़ चुके थे और उनके अलग अलग सरदार थे, जैसे कि सिंधियाज, होलकर, गायकवाड़, भोसले, ये सब अलग अलग वंशों में वो लोग बढ़ चुके थे। ये जो चीफ जो थे वो एक पेशवा के नेतृत्व में एक साथ भी आए और पुणे में ये एकत्र हुए। महाजी सिंधिया और नाना फडणवीस जो थे वो 2 फेमस मराठा सोल्जर्स थे जो लेट 18th सेंचुरी में अंग्रेजों के लिए बहुत खतरनाक साबित हुए थे। मराठा को भी धीरे धीरे कई युद्धों में उन्होंने पराजित कर दिया। 1782 का जो पहला युद्ध हुआ था उसमें कोई भी विजेता नहीं रहा, परंतु सेकंड एंग्लो मराठा वार जो था उसमें ब्रिटिश लोग जो है उन्होंने ओडिशा पे और यमुना नदी के किनारे आगरा और दिल्ली है उस पे अपना कंट्रोल कर लिया और अंततः थर्ड एंग्लो मराठा वार जो हुआ था 1817 से 19 तक, वहां पे उन्होंने मराठा पावर को पूरी तरह से कुचल दिया और पेशवाज को वहां से हटा दिया और उन्हें बिठूर जो है वहां भेज दिया और थोड़ी सी पेंशन के साथ में उन्हें अपना गुजारा करना पड़ा। अब कंपनी का साउथ में भी पूरी तरह से कंट्रोल हो गया था। द क्लेम टू पैरामाउंट सी, पैरामाउंट सी का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठता। इसका मतलब अब अंग्रेज अपने आप को सबसे ऊंचा, सबसे सर्वश्रेष्ठ मानने लगे थे। ये साबित हो चुका था कि 19th सेंचुरी तक कंपनी की जो पॉलिसीज थी उसके कारण से धीरे धीरे उन्होंने सारे क्षेत्रों पे अपना कंट्रोल कर लिया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो कि गवर्नर जनरल रहे 1813 से 1823 तक, उन्होंने एक नई पॉलिसी पैरामाउंट सी की शुरुआत की थी जिसमें कंपनी ने ये क्लेम किया कि वो पैरामाउंट है, सुप्रीम है और उनसे बड़ा कोई भी स्टेट नहीं है और उनसे बड़ा कोई भी नहीं था। और इसी के तहत उन्होंने बाकी बचे हुए राजाओं को डराना शुरू कर दिया और धीरे धीरे बाकी इंडियन किंगडम्स को भी अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान भी उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जब ब्रिटिश ने छोटा सा स्टेट कित्तूर जो कि आज कर्नाटक में है उसे हथियाने का प्रयास किया तो रानी चन्नम्मा जो है उन्होंने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों का सामना किया। उन्हें अरेस्ट कर लिया गया 1824 में और जेल में 1829 में उनकी मृत्यु हो गई। उसी प्रकार से रैयन्ना जो कि एक गरीब चौकीदार थे संगोली के कित्तूर में, उन्होंने भी प्रतिरोध किया और उन्हें भी बाद में पकड़ लिया गया और 1830 में उन्हें फांसी पे लटका दिया गया। लेट 1830s में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो रशिया के बारे में चिंतित हो रही थी। वो ये कल्पना कर रहे थे रशिया जो है अपने विस्तार को एशिया की तरफ कर सकता है और वो नॉर्थ वेस्ट से इंडिया में आ सकता है। इसी डर को मन में रखते हुए अब ईस्ट इंडिया कंपनी नॉर्थ वेस्ट में भी अपना कंट्रोल करना चाहती थी। इसी कारण से अफगानिस्तान से उनका एक लंबा युद्ध चला जो कि 1838 से 1842 तक चला और फिर वहां पे कंपनी का रूल स्थापित हो गया। सिंध को भी उन्होंने 1843 में अपने कंट्रोल में ले लिया और उसके बाद में था पंजाब। लेकिन पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह जो थे उन्होंने कंपनी का डट के मुकाबला किया और 1839 में उनकी डेथ के बाद में
दो युद्ध हुए और अंततः 1849 में उन्होंने पंजाब को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, अंततः बचे हुए राज्यों को हड़पने के लिए लॉर्ड डलहौजी जो था, जो कि 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल रहा, उसने एक पॉलिसी अपनाई जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा जाता था। इसका मतलब ये था, अगर कोई भी इंडियन रूलर मर जाता है और उसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होता है, तो वो राज्य अपने आप ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा बन जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी, जहां की रानी लक्ष्मीबाई का नाम आता है, उसे भी अपने इलाके में मिला लिया था। और अंततः 1856 तक कंपनी ने अवध को भी हथिया लिया था। और अवध को हथियाते समय अंग्रेजों ने ये आर्गुमेंट दिया था कि वो अपनी कर्तव्य से बंधे हुए थे। अवध के जो नवाब है, उनकी जो गवर्नमेंट है, वो सही तरीके से सरकार नहीं चला पा रही है, इसलिए वहां से नवाब को हटा दिया गया और अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण वहां कर लिया। और इसी के कारण से 1857 का जो रिवोल्ट है, उसकी नींव रखी गई थी। यहाँ पे 3 मैप से आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अंग्रेजों का विस्तार हुआ। पहला मैप जो है इंडिया का 1797 का है, उसमें जो येलो कलर वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अंग्रेजों का प्रभुत्व था। दूसरा मैप जो है वो 1840 का है, इसमें इंडिया के काफी हिस्सों में अंग्रेजों का प्रभुत्व दिखाई देता है। और तीसरा मैप जो है इंडिया का 1857 का है, यहाँ पे इंडिया के काफी अधिक इलाकों में अंग्रेजों का प्रभुत्व देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से इतने सालों के अंदर अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे इंडिया पे अपना प्रभुत्व फैला लिया था। अब नए एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत वो लोग करना चाहते थे। वारेन हेस्टिंग्स, जो कि 1773 से 1785 तक गवर्नर जनरल रहे, वो कंपनी के पावर को बढ़ाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे। इस समय तक कंपनी ने न केवल बंगाल, जबकि बॉम्बे और मद्रास को भी अपने नियंत्रण में ले लिया था। ब्रिटिश टेरिटरी जो है वो धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में बंटने लगी थी और 3 मुख्य प्रेसिडेंसीज उस समय बंगाल, मद्रास और बॉम्बे हुआ करती थी और हर एक पे एक गवर्नर बैठा करता था और इनका जो बड़ा मुखिया होता था वो गवर्नर जनरल होता था, जो कि वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स जो है वो पहला गवर्नर जनरल था जिन्होंने कई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो है वो यहाँ पे शुरू किए। 1772 से एक नया सिस्टम न्याय का शुरू हुआ, जिसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट बने, एक क्रिमिनल कोर्ट और एक सिविल कोर्ट। मौलवी और हिंदू पंडित जो थे वो यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को भारतीय नियमों की व्याख्या किया करते थे ताकि वो अच्छी तरीके से निर्णय कर पाए। क्रिमिनल कोर्ट जो थे वो अभी भी काजी और मुफ्ती के कंट्रोल में थे, लेकिन कलेक्टर का उन पे भी अधिकार हुआ करता था। एक मुख्य समस्या ये थी कि ब्राह्मण पंडित जो थे वो हर एक लोकल जो कानून बने हुए थे उनकी अलग अलग समय पे अलग अलग व्याख्या किया करते थे और इसी से छुटकारा पाने के लिए 1775 में 11 पंडित्स को ये कहा गया कि हिंदू लॉ जो है उनकी एक डाइजेस्ट आप बना लो। और एनबी हेलहेड जो है उन्होंने इस डाइजेस्ट को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। 1778 तक मुस्लिम लॉज का भी एक कोड जो है वो तैयार कर लिया गया था ताकि यूरोपियन जज जो है वो आसानी से न्याय कर सके। रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 में लागू हुआ था, उसमें एक नए सुप्रीम कोर्ट का निर्माण हुआ और उसी के साथ साथ में सदर निजामत अदालत जो है वो भी कलकत्ता में स्थापित की गई और इसका मुख्य जो चेहरा था वो था कलेक्टर और इसका मुख्य काम था रेवेन्यू इकट्ठा करना और अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना करना। और उस काम में वो लोकल जजेस, पुलिस ऑफिसर्स और दरोगाज की सहायता
ले सकता था। और कलेक्ट्रेट ऑफिस जो है वो पावर और पैट्रोनेज का नया केंद्र बन गया था। कंपनी आर्मी, इंडिया में जो कॉलोनियल रूल लागू हुआ, इसके कारण से इंडिया में नए आइडियाज जो एडमिनिस्ट्रेशन के आए और नए रिफॉर्म्स जो कि सुधार जिन्हें कहा जाता है, उसी के साथ साथ में मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है उसकी भी आवश्यकता पड़ी। मुगल आर्मी के अंदर मुख्यतः घुड़सवार और पैदल सवार हुआ करते थे। उन्हें तीरंदाजी और तलवार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। और इसी प्रकार से आर्मी में भर्ती होने वाले लोगों को भी सारी ट्रेनिंग दी जाती थी। रूरल एरियाज के अंदर जो किसान हुआ करते थे उन्हें अपने हथियार चलाना आते थे, और लोकल जमींदार जो हुआ करते थे वो भी मुगलों को पैदल सिपाही दिया करते थे। 18th सेंचुरी में एक बदलाव आया और मुगल उत्तराधिकारियों की तरह अवध और बनारस में किसानों को आर्मी में भर्ती किया जाने लगा और उन्हें प्रोफेशनल सोल्जर बनाया जाने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने वही मेथड चुना और उन्होंने अपनी आर्मी बनाई और उन्हें सिपोही कहा, हिंदी में जिसका मतलब होता है सिपाही। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में बदलाव आता गया, ये कंपनी की आर्मी जो है उसमें भी बदलाव आता गया। ब्रिटिश एम्पायर जो है बर्मा, अफगानिस्तान, इजिप्ट आदि जगह लड़ाइयां कर रहा था, इसलिए सोल्जर्स की उन्हें जरूरत थी और इसी कारण से उन्हें अपने जवानों को मस्केट्स और मैचोलॉक्स नाम की बंदूकें देनी पड़ी थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी जो थी वो भी समय के साथ में धीरे धीरे बदलती जा रही थी। अर्ली 19th सेंचुरी में ब्रिटिश लोगों ने एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर की शुरुआत की। सोल्जर्स जो है उन्हें यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया और उन्हें डिसिप्लिन में रखना शुरू कर दिया। और इसी के कारण से उन्हें अपनी जाति और धर्म को खोने का डर लगा था। और क्या ये भारतीय सिपाही जो है अपनी जाति और धर्म को खोने को तैयार थे? इन सिपाहियों को कैसा लग रहा था? और इन्हीं सब चीजों के कारण से 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसकी स्थापना हुई थी, जिसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये चैप्टर आपको जरूर अच्छा लगा होगा। प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।